नमस्कार बहुत स्वागत है आपका अपने एमबी के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीना और साथ ही न्यूज रूम से साथ सहयोगी जुड़े हैं दीपेश बरगले। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम उपचुनाव के नतीजों के बाद सिंधिया पहली बार भोपाल पहुंचे। एयरपोर्ट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का भव्य स्वागत किया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अमित शाह के संयुक्त कुशल नेतृत्व में देश के आगे बढ़ने और विश्वास बढ़ने की बात कही। राज्य स्तर पर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व को दिया पूरा श्रेय। उपचुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी पूरा दम लगाया। सिंधिया ने कार्यकर्ता और प्रदेश की जनता को नमन किया। साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर कहा, यह फैसला सीएम शिवराज और पार्टी लेगी। पीएम मोदी और जेपी नड्डा लेंगे फैसला, सही समय पर होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। उपचुनाव में जनता ने दिया करारा जवाब। जनता ने अपना फैसला सुना दिया। जो मंत्री हारे हैं उनके मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री से चर्चा हुई है। कुछ न कुछ पार्टी लेगी फैसला। जो भी मुद्दे उठाए जा रहे हैं वह पार्टी करेगी विचार। जितने भी उपचुनाव में मेहनत की गई है उसकी काबिलियत के तहत मौका जरूर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के संयुक्त कुशल नेतृत्व में जो जन कल्याण की योजनाओं के आधार पर देश का एक एक वासी विश्वास इस त्रिमूर्ति में रखता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य स्तर पर शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में श्रेय जाता है तो इन महानुभावों को जाता है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता को जाता है, जिसने तन मन के साथ पूरी तरह से अपने को झोंक कर भारतीय जनता पार्टी का झंडा का परचम लहराया है। और मेरी अंतरात्मा से झुककर नमन मेरी मध्य प्रदेश की जनता को कि एक विकासशील प्रगतिशील सरकार स्थापित की है जो इस मध्य प्रदेश का झंडा सदैव बुलंद रखेगी। जी मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन कब होगा? क्या होगा? मंत्रिमंडल ये निर्णय सब पूरी तरह से मुख्यमंत्री और संगठन लेंगे, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और नड्डा जी के नेतृत्व में। जो भी निर्णय लिया जाएगा इनके द्वारा लिया जाएगा और उचित समय पर लिया जाएगा। इसका पूरा विचार गद्दार है, बिकाऊ है, क्या कहेंगे कांग्रेस को? मैं तो इतना ही कहूंगा कि जनता ने कांग्रेस को बड़ी अच्छी तरह से जवाब दे दिया था और जो मैंने स्पष्ट करके कहा था कि 3 तारीख का इंतजार करो, 10 तारीख को डब्बा खुलेगा और जनता का जवाब कांग्रेस के चेहरे पर पूरी तरह से दिया जाएगा और जनता ने जवाब दे दिया है। सर, अशोक सिंह जी क्या उनके गार्डन पे कार्रवाई हुई है, कह रहे कि आपके इशारे जी नहीं, ये तो स्वाभाविक है कि जो भी हमारे मंत्री हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत दुख है हमें, पर जो भी हारे हैं जरूर अपना उनकी चर्चा हो गई है मुख्यमंत्री जी से। ये जिस तरीके से मैं देख भी रहा हूँ उछाला जा रहा है, उनकी पहले दिन ही चर्चा हो गई थी मुख्यमंत्री। देखिए, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये पूरी तरह से संगठन तय करेगा। जो संगठन तय करेगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इन सभी की तरह मैं भी कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के रूप में ही हमने सब में मिल के काम किया है और जिसने मेहनत किया है, परिश्रम किया है, उसे भारतीय जनता पार्टी काबिलियत के आधार पर सदैव आगे करती है, क्योंकि ये संगठन का एक। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनुराग जुड़ गए हैं। अनुराग, काफी उत्साह के साथ स्वागत किया गया ज्योतिरादित्य सिंधिया जब भोपाल पहुंचे। मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ साथ कई सवाल उनसे जब किए गए तो उनमें कई में तो उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया, लेकिन जब मंत्रिमंडल विस्तार की बात आई तो उन्होंने पूरा का पूरा जो जिम्मा है वो संगठन का बताया। अनुराग, बिल्कुल, देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भोपाल पहुंचे थे और उपचुनाव के नतीजों के बाद सिंधिया का यह पहला दौरा था। इस लिहाज से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत एयरपोर्ट पर किया। लेकिन 2 बड़ी बातें हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कही हैं। एक तो जिन सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है और कुछ उम्मीदवारों ने इस बात को लेकर पार्टी में शिकायत की है कि बीजेपी के नेताओं ने भीतरघात करने का काम किया। इस मामले को लेकर पार्टी के अंदर अब मंथन किया जाएगा, विचार किया जाएगा और जो शिकायतें निकल कर आई हैं उसकी जांच की जाएगी और उसके बाद पार्टी कोई उचित फैसला करेगी। सिंधिया ने इस बात का संकेत साफ तौर पर दिया है कि इस मामले को लेकर जल्दी पार्टी के अंदर कोई बड़ी बैठक होगी जिसमें इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी कि जिन 9 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है वहां पर
कौन से कारण जिम्मेदार रहे। इसके अलावा दूसरी बड़ी बात आज सिंधिया ने कहा है कि जिन मंत्रियों की इस उपचुनाव में हार हुई है उनको किस तरीके से एडजस्ट किया जाना है, उनको निगम मंडलों में नियुक्ति दी जाना है, इसको लेकर पहले ही चर्चा हो चुकी है। मुख्यमंत्री के साथ उन हारे हुए मंत्रियों की चर्चा हो चुकी है और अब इस पूरे मामले को लेकर फैसला मुख्यमंत्री को करना है। साथ ही तीसरी सबसे बड़ी बात है कि मंत्रिमंडल का विस्तार, क्योंकि अब इस बात को लेकर इंतजार किया जा रहा है कि तुलसीराम सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत जिन्होंने मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दिया था उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है। समझ में आ रहा था कि पार्टी और संगठन की जो रीति और नीति उसमें समरस होते नजर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए कुछ प्रमुख खबरों के लिए सीधे रुक करते हैं न्यूज रूम का सहयोगी दीपेश के पास। दीपेश, ओवर टू यू। शुक्रिया रीनू। और इसी राजनीति का एक और पहलू हम दिखा देते हैं। एक तरफ तो स्वागत सत्कार हुआ, दूसरी तरफ बीजेपी में ही भीतर घात की बातें अब खुलकर सामने आने लगी है। चुनाव हारे ऐंदल सिंह कंसाना का कहना है कि भीतर घात की वजह से वो चुनाव हार गए हैं, लेकिन अब इस पर राजनीति शुरू हो चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बात संगठन तक पहुंचा दी है, पार्टी को ऐसे भीतरघातियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। आपकी हार की क्या वजह आप मानते हैं? हार की वजह तो तमाम सारे कारण होती हैं। जनता के बीच में जा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, भाई हमने मेहनत की, जनता के विकास के कार्य थे वो किए, लेकिन उनकी उपेक्षा पर खरे नहीं उतरे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कारण रहे होंगे। आपके घर के भी कुछ कारण रहे क्या आपको लगता है? नहीं, घर के कोई कारण नहीं है। घर से मतलब पार्टी से? हाँ, पार्टी के लोग हैं कुछ जिन्होंने पार्टी के संग भीतरघात की है, निश्चित रूप से है। कौन लोग हैं वो? वरिष्ठ लोग हैं। फिर भी अगर आप बोल सकें कि अब तो चुनाव हो चुके हैं, आपने पार्टी का मैटर, पार्टी के भीतर की बात है तो पार्टी के भीतर ही कहेंगे उसको। जनता के बीच में तो हो सकता है कल कार्रवाई नहीं हो पाई उन पर, तो कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। भीतरघातियों की वजह से आप हारे क्या? निश्चित रूप से। क्या आपने इनकी शिकायत की है संगठन? हाँ, सब इस नेतृत्व को शिकायत की है। रघुराज कंसाना जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे और सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाए हैं कि पार्टी के ही कुछ लोग थे जिनके भीतरघात की वजह से उनकी हार हुई है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो अमूमन बीजेपी में इस तरह से खुलकर कहने वालों की थोड़ी सी कमी थी, अब वो कमी भी पूरी होती हुई नजर आ रही है और खुलकर भीतरघात का आरोप ऐंदल सिंह कंसाना लगा रखे हैं। लेकिन इन आरोपों का पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह ने भी जवाब दिया कि उन्होंने कहा कि इतने जो वोट मिले हैं ना, वो भी बीजेपी की वजह से मिले हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह जी हैं। रुस्तम सिंह जी, आज प्रशिक्षण वर्ग हुआ आप लोगों का, रघुराज कंसाना जी आए हुए हैं। उन्होंने एक बात कही कि उनकी जो हार है वो दरअसल बीजेपी के कुछ ऐसे नेताओं की वजह से हुई जिन्होंने भीतरघात किया। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं ये कह सकता हूं कि उन्हें जो वोट मिले हैं इतनी मात्रा में, अधिक, काफी तादाद में, वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की लगन और मेहनत का ही परिणाम है। अन्यथा और ये कह देना कोई भी हारता है तो ये बहुत आसान है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा नहीं है। शहर में भी वोट उनको मिला, देहात में उनको वोट अपेक्षा से ज़्यादा मिला और सबने काम किया है। मैं ऐसा नहीं मानता। उनको थोड़ा बड़ा मन करके ये कहना चाहिए कि मैं हार स्वीकार करता हूँ और कोई कमी रहेगी उसको ठीक करेंगे। ये कहने के बजाय आरोप इधर उधर करना हमारी भारतीय जनता पार्टी की उसके अनुरूप है नहीं। बाकी उनका भाव है, वो कह सकते हैं। वो कह रहे हैं सर कि वो कुछ बड़े नेता जो बैठकर राजनीति करते हैं, उन्होंने उन्हें हराया और उन्होंने संगठन से शिकायत की है। आप बड़े नेता तो आप भी हैं सर मुरैना के। नहीं तो और भी बड़े हैं ना, मेरे से भी बड़े हैं। किस किस की का हो गया। ये है रुस्तम सिंह जो सीधे तौर पर आरोपों का जवाब हालांकि दे रहे थे और उनका कहना यह है कि रघुराज कंसाना को अपना दिल बड़ा करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि वो हार स्वीकार करते हैं और उसकी समीक्षा करेंगे। जहां तक बात उन्हें वोटों की मिलने की है तो सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं की वजह से ही उन्हें वोट मिले हैं। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो इस बात को भी सुना आपने, रुस्तम सिंह ये कहते हुए भी नजर आए कि बीजेपी की परिपाटी में इस तरह से बयानबाजी देने की परंपरा है नहीं, इस तरह से आरोप प्रत्यारोप खुलकर कोई लगाता नहीं है, पार्टी स्तर पर बात होती है। और यही बात ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कही है। ऐंदल सिंह कंसाना के बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि शिकायत मिली है तो पार्टी स्तर पर उस पर भी चर्चा होगी।
कंसाना ने कहा है कि कुछ नेताओं ने भीतरघात देखिए, अब इसका पूरा विश्लेषण हम करेंगे। आज हम लोग बैठने वाले थे, पर आपको भी मालूम है और आपके द्वारा मैं अपनी दिल की गहराइयों से शोक और संवेदनशीलता भी हमारे मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी के प्रति देना चाहता हूं कि उनके ससुर जी का देहांत हुआ था कल। मैंने चर्चा भी की थी और उचित समय में हम लोग पूरी तरह से बैठकर विश्लेषण करेंगे। धन्यवाद। तो वही इस पूरे मामले में फग्गन सिंह कुलस्ते का भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी कहा है कि अगर इस तरह की शिकायत मिली है तो फिर संगठन इस पर बातचीत होगी। वैसे बीजेपी बहुत अच्छी सीटें जीती है, 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है। ये तो चुनाव में हार जीत होता है। आखिर में 28 में से 19 सीटें जीतना, ये भी तो कार्यकर्ताओं की मेहनत पर जीत हुई है। और इसलिए देखिए, हम ये कहना कि इनके कारण हुआ, वो परिस्थितियों के बारे में आकलन करेंगे, परंतु चुनाव परिणाम देखिए बहुत बेहतर आए हैं और सब कार्यकर्ताओं ने जी जान से मेहनत किया और विकास के नाम पर मध्य प्रदेश की जो जनता है, जिन क्षेत्रों में चुनाव हुए हैं वो विकास के नाम पर वोट दिया है। और इसलिए शिवराज जी ने पिछले 15 वर्षों तक काम किया मध्य प्रदेश में, उसका ये नतीजा है। पार्टी के अंदर कोई विषय आता है तो भेजते हैं लिख करके। और चलिए चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, कांग्रेस की जो कलह थी, कांग्रेस में जिस तरह से बयानबाजियां खुलकर सामने आती रहती थी, वो अब लगभग बीजेपी में भी देखने को मिलने लगी है। लेकिन सवाल ये कि इशारों में किसका नाम लेने से बचते नजर आ रहे थे ऐदल सिंह कंसाना? देखिए दीपेश, मैं थोड़ा आपको संशोधित कर दूं और आपको ठीक भी कर देना चाहता हूं। ये ऐदल सिंह नहीं, रघुराज कंसाना है जो मुरैना से चुनाव लड़े थे और हार गए। ऐदल सिंह कंसाना सुमावली से चुनाव लड़े थे, वो भी हालांकि चुनाव हार गए। तो रघुराज की दरअसल जहां तक बात है तो वो मुरैना सीट से चुनाव लड़े और मुरैना से उनकी हार हुई। उसके पीछे की जो वजह उन्होंने गिनाई है, कहीं ना कहीं इस बात की आशंका पहले से जाहिर की जा रही थी कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा जरूर निकल के सामने आएगा बीजेपी में कि जिसको लेकर सवाल खड़े होंगे। हालांकि नतीजे बीजेपी के पक्ष में रहे हैं और किसी तरीके से बहुमत को लेकर बीजेपी में कोई परेशानी इस वक्त नहीं है, लेकिन संगठन स्तर पर जो कुछ भी होना चाहिए था उसमें क्या कुछ हो पाया है और क्या कुछ नहीं हो पाया है, ये सारी बातें अब निकल के सामने आ रही हैं। रघुराज कंसाना ने जो सवाल खड़े किए हैं, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन सीधे तौर पर जब वो ये कहते हैं कि कुछ बड़े नेता ऐसे थे जो बैठकर राजनीति करते हैं और उनके भीतरघात की वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा, तो जो बड़े चेहरों की बात अगर हम मुरैना से करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं रुस्तम सिंह का नाम सामने आता है। और रुस्तम सिंह भी उन लोगों में शामिल थे जो जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि जब सिंधिया समर्थक लोग आए थे तो वो नाराज माने जा रहे थे। यही वजह है कि जब रुस्तम सिंह ने रघुराज कंसाना के बयान पर प्रतिक्रिया दी तो उन्होंने कहा कि भीतरघात के आरोप लगाना ठीक नहीं है और जो नतीजे आए हैं, जितने भी वोट रघुराज को मिले, वो कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं की वजह से, कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से मिले हैं। शरद, रोकना चाहूंगा, इस वक्त हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। भूपेंद्र जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता दिखाई दे रहा है। रघुराज कंसाना कह रहे हैं कि भीतरघात की वजह से वो चुनाव हार गए, कांग्रेस इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया देती है? तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर का विषय है और विषय ये है कि जिन लोगों को उन्होंने अपने रूप में स्वीकारा नहीं, केवल सत्ता चाहिए थी इसलिए उनका उपयोग कर लिया और उसके बाद उन्हें चुनाव हरवा दिया। ये तो अब इन लोगों को सोचना है कि जी, और भारतीय जनता पार्टी जिस तथाकथित अनुशासन का झूठा ढिंढोरा पीटती है, उस अनुशासन की असलियत इससे खुल गई। तो कांग्रेस यहाँ पर भी कमजोर थी जो बीजेपी की वजह से बीजेपी हार गई? ये तो बीजेपी कह रही है, हम थोड़ी कह रहे हैं। तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं, इसका जवाब वही दें। जी, वैसे इस तरह के मामलों में क्या आपको लगता है कि वाकई में ऐसा होता है, अगर दिल नहीं मिलते हैं तो फिर संगठनात्मक स्तर पर किसी तरह की बातें निकलकर सामने आती? दिल मिले होते तो क्यों इस बात की घोषणा करते कि साहब इनको जो है अभी ट्रेनिंग देना पड़ेगी और इनका अलग से जो है कोर्स किया जाएगा। तो आखिर जो है ये कांग्रेस जिन लोगों को आपने सत्ता हड़पने के लिए बुलाया, उनकी ट्रेनिंग की क्या आवश्यकता पड़ रही? कौन सी चीज में उनको जो है दीक्षित करना चाहते? जो लोग कल तक जो है गोडसे को गांधी का हत्यारा मान रहे थे, अब उनसे क्या ये कहलवाओगे कि गोडसे महापुरुष हैं? तो
ये जो ट्रेनिंग की आवश्यकता इसलिए पड़ रही कि आपने उन्हें स्वीकार नहीं किया है। एक शाम 1 लाख के लिए, तात्कालिक लाभ के लिए आपको सत्ता गिरानी थी, एक सरकार को जो है पतित करना था, उसके लिए उनका उपयोग किया और उसके बाद सड़क पे छोड़ दिया। साथ में है गुप्ता साहब, शरद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, जिस बात की तरफ इशारा गुप्ता जी कर रखे हैं, तो क्या एक सवाल ये निर्मित होता है जिसका जवाब मैंने लेना चाहा कि क्या बीजेपी की वजह से ही बीजेपी हार गई, कांग्रेस यहां पर भी कमजोर थी? देखिए, कुछ सीटों पर तो निश्चित तौर पर समीक्षा की जरूरत है बीजेपी को, हालांकि कांग्रेस को उससे ज्यादा सीटों पर समीक्षा करने की जरूरत है निश्चित ही, क्योंकि जो नतीजे हैं वो 19 और 9 है, आंकड़ा काफी ज्यादा है। जहां हालांकि कांग्रेस तो बड़ी उम्मीद लगाकर बैठी थी 28 से 28 सीटों की, तो निश्चित ही इसमें समीक्षा दोनों को करने की जरूरत है। कांग्रेस को ज्यादा सीटों पर करनी है और बीजेपी को उन 9 सीटों को लेकर करनी है जिन पर हार हुई है। हार की वजह क्या क्या हो सकती हैं, उस पर निश्चित ही ये मंथन किए जा रहे हैं। और बीजेपी में आज एक बड़ा जो प्रशिक्षण वर्ग है मंडल स्तर का वो हो रहा है और उसमें वो सारे नेता भी शामिल हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं चुनाव मैदान में थे, लेकिन किसी वजह से उनकी हार हो गई, तो वो अपनी बात भी संगठन के सामने रख रहे हैं और उन पहलुओं से भी अवगत करा रहे हैं जिनको लेकर उन्हें लगता है कि उनकी वजह से उनकी हार हुई है। बिल्कुल, वो देखने वाली बात होगी कि आखिर जिन विषयों पर ये मंथन खुना है, उस विषय के निकलकर सामने आने के बाद जो आरोप लगातार लग रहे हैं भीतरघात के, उस पर फिर किस तरह की कार्रवाई होती है और कार्रवाई होती भी है या फिर नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। शरद, आप हमारे साथ जुड़े थे, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। और अब एक और महत्वपूर्ण खबर का जिक्र करते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में इस तरह की चीजें निकलकर सामने नहीं आती थी, लेकिन अब एक बड़ा मामला निकलकर सामने आया है और राजधानी भोपाल में ही पुलिस टीम पर हमला हुआ है। पुलिस टीम पर हमला करने वाले कौन हैं वो आपको बता देते हैं। दरअसल करोन के अमन कॉलोनी में पुलिस टीम पर ईरानी लोगों ने हमला किया है, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस के जवान यहां पर धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तारी करने पहुंचे थे, तभी लोगों ने लाठी डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। बचाव में पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी। वहीं इस मामले में सरकारी काम में बाधा डालने का कई लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हमला पुलिस टीम पर हुआ, फिर पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और फिर यहां पर शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि यहां धोखाधड़ी के मामले में पुलिस टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी, लेकिन इसी दौरान ईरानी लोगों ने यहां पर पुलिस टीम पर ही हमला करना शुरू कर दिया, पथराव कर दिया, लाठी डंडों से पुलिस जवानों को ही मारना यहां पर इन लोगों ने शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी हल्का बल प्रयोग किया, फायरिंग की और उसके बाद फिर पुलिस टीम ने यहां से लोगों को गिरफ्तार किया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सागर खुरई का एक आरोपी है, वहाँ पे कोई ठगी करके आया था, सागर की पुलिस आई थी वहाँ और उसको सहायतार्थ लोकल बल भी गया था। वहाँ पे जब वो आरोपी को लेकर के आ रहे थे, कुछ लोगों ने उसमें व्यवधान करने का प्रयास किया। उस दौरान जो है उन लोगों को जो है वहाँ से हटा दिया गया, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और जो लोग व्यवधान जिन लोगों ने उत्पन्न किया था उनके विरुद्ध 353 की प्रकरण दिखाई। सर, गोली भी चलने की सूचना है, ऐसा कुछ है क्या? अभी उसको वेरीफाई कर रहे हैं, बट ऐसा वहाँ पे कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है और कोई भी ऐसी किसी को चोट किसी प्रकार की। तो सुना आपने इस पूरे मामले को लेकर अब और बड़ी और कड़ी कार्रवाई देखने को मिलने वाली है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक बार फिर से विस्तार से आपको जानकारी दे देते हैं। दरअसल भोपाल के करोंद इलाके का ये मामला है, जहां पर ईरानी लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के जवान यहां पर धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तारी करने के लिए पहुंचे हुए थे, तभी लोगों ने यहां पर लाठी डंडों और पत्थरों से हमला करना शुरू कर दिया। बचाव में पुलिस ने भी यहां पर जवाबी कार्रवाई की है। इतना ही नहीं, इन लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला भी दर्ज कर लिया गया है। तो अमूमन इस तरह की परिपाटी थी नहीं, लेकिन इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की खबरें भी निकलकर सामने आने लगी है। हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या ताजा अपडेट, इन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है?
बिल्कुल अगर बात की जाए तो पुलिस पर हमला करने वाले जो लोग हैं, जो आरोपी हैं, उन पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने काफी लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया है, शासकीय कार्य में बाधा डालने का, और साथ ही 353 के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके अलावा जो 15 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, हालांकि उनको भी अस्पताल से अब छुट्टी दे दी गई है। हालांकि ये बड़ा मामला है कि जब पुलिस के ऊपर फिर हमला हुआ है, क्योंकि इसके पहले भी जब पुलिस ने ईरानी डेरे पर कार्रवाई करने की सोची, उसके बाद पुलिस पर लगातार हमले होते आए। तो कह सकते हैं पुलिस जो कर्मचारी हैं और पुलिस के जो लोग हैं, उन्हीं की लापरवाही के चलते इस तरह की घटनाएं बार बार सामने आती हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी जितेंद्र बता रखे हैं कि अब इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कंप्यूटर बाबा की रिहाई की। आपको बता दें कि जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कंप्यूटर बाबा को आज रिहा किया जा सकता है। दरअसल कंप्यूटर बाबा को तकरीबन 2 से 3 मामलों में गिरफ्तार किया गया था। हाईकोर्ट ने 2 एसडीएम को नोटिस दिया है। हाईकोर्ट ने माना कि अधिकारियों ने कोर्ट की अवमानना की है। आपको यह भी बता दें कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी समय पर 5 लाख की बैंक गारंटी नहीं जमा की गई है। न्यायाधीश ने उन्हें जमानत प्रदान की और मजिस्ट्रेट साहब ने जरूरम थाने में पीआर स्वीकृत करते हुए बेल आवेदन रिजेक्ट किया। उसके बाद एरोड्रम थाने में कल कंप्यूटर बाबा को जमानत प्रदान की गई है और कल ही ये जानकारी दी गई कि गांधीनगर में एक और कोई मामला दर्ज किया है जो जमानती अपराध से संबंधित है। तो आज माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना प्रकरण पेश किया गया था, जिसमें नोटिस जारी किए गए और ये बताया गया कि बाबा को अभी भी जेल में रखा गया है, तो उन्हें तुरंत रिहा करने के आदेश भी प्रेषित करने के लिए महाधिवक्ता कार्यालय को। तो वहीं इंदौर की सेंट्रल जेल में बंद कंप्यूटर बाबा से मुलाकात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील पहुंचे और उन्होंने मुलाकात करने के बाद जब वे बाहर निकले तो कई गंभीर आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं। आपको बता दें डॉक्टर अजय पाल सिंह ने मुलाकात की और मुलाकात कर जब वे बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि कंप्यूटर बाबा का जेल में अब जो है उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। अजय पाल निर्भया और हाथरस के मामले में भी आरोपी पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर चुके हैं और अब वो कंप्यूटर बाबा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करेंगे। जेल पहुंचकर उन्होंने आवश्यक दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर लिए हैं। यहाँ इंदौर कोर्ट में सुनवाई के दौरान बहस हुई। बहस के बाद उन्होंने 10,000 के बेल बॉन्ड के ऑर्डर किए रिलीज करने के लिए, जिसके आधार पर चौथा केस था। लगातार उस केस के बाद चौथा केस था एक संत के ऊपर जो 55 साल का है, बीमार है, जेल में भी बीमार है, उसका जेल में और राजनीतिक शिकार बना दिया गया, राजनीतिक षड्यंत्र कर दिया। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ग्वालियर की। ग्वालियर में कांग्रेस नेता के गार्डन पर हुई कार्रवाई के बाद अब कांग्रेस इसका जमकर और खुलकर विरोध कर रही है। कांग्रेस विरोध दर्ज कराने पहुंची हुई है। आपको बता दें जिला कांग्रेस कार्यालय में आज आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार, प्रवीण पाठक सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में कांग्रेस नेताओं ने माना कि प्रशासन बीजेपी के इशारे पर बदले की कार्रवाई कर रहा है। बैठक में कांग्रेस ने ऐलान किया कि वार्ड स्तर पर इस कार्रवाई का विरोध होगा। गौरतलब है कि बुधवार को बालाजी गार्डन पर एंटी माफिया सेल की कार्रवाई देखने को मिली थी। प्रशासन का तर्क था कि गार्डन संचालकों ने सरकारी जमीन पर भी कब्जा किया है। आपको यह भी बता दें कि यह गार्डन कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह का है और अशोक सिंह पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कट्टर समर्थक हैं। जहां तक पार्टी का सवाल है, आज हमारी बैठक हुई थी और उसमें मैं भी शामिल हुआ था, तो हमारे जिलाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा जी को इस बारे में अवगत किया गया है कि वो पार्टी के कार्यक्रम के बारे में, क्योंकि ये जिस तरह आज शुरुआत हुई है, आगे हमारे और कार्यकर्ताओं पे अगर इसी तरह की कार्रवाई होगी तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर खड़ी रहेगी। ये मेरा मामला नहीं है और ना मैं इस तरह का कोई कार्य चाहता हूँ कि पार्टी इस तरह से कोई मेरे लिए व्यक्तिगत करे, लेकिन हाँ, पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए अब हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हम लड़ेंगे। जो उत्तरादित्य सिंधिया जी के इशारे पर कांग्रेस के एक एक नेता को और एक एक कार्यकर्ता को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि उनके साथ वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के भाजपा में नहीं गए। इस बात को लेकर प्रताड़ित करने की कार्रवाई शुरू की गई है। तो इसकी प्रथम चरण में ये कार्रवाई हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक सिंह के ऊपर की गई है और आने वाले समय में सुना जा रहा है, कहा जा रहा है कि प्रत्येक
कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता को टारगेट करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से सभी एकजुट होकर इस कार्रवाई का विरोध करती है, निंदा करती है और आने वाले समय में। और चलिए रोक करते हैं ब्रेकिंग स्टूडियो का, जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी रीनू। ओवर टू यू। बिल्कुल दीपेश, हाफिज सईद समेत 4 आतंकियों को 10 साल की सजा हुई है। पाक एंटी टेरर कोर्ट ने सजा सुनाई है, जहां पाक मीडिया के हवाले से खबर जफर इकबाल, राया मुजाहिद और अब्दुल रहमान मक्की को भी सजा हुई। पाक मीडिया के अनुसार ये खबर मिली है, सईद की संपत्ति जब्त होगी। पाक मीडिया ने इस खबर को बताया है। और चलिए खबरों में फिलहाल इतना ही। न्यूज रूम से दीपेश जुड़े थे, दीपेश का भी बहुत शुक्रिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।